आज हम लोग संविधान का भाग 2 नागरिकता पढ़ते हैं। ठीक है, नागरिकता पढ़ेंगे। ठीक, नागरिकता किस भाग में है? भाग नंबर 2 में है, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बीच में। तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तो नागरिक है कौन, या नागरिकता कहते किसको है? तो किसी व्यक्ति और उसके राज्य के बीच जो संबंध होता है उसको नागरिकता कहते हैं। राज्य और व्यक्ति को, व्यक्ति राज्य के लिए क्या करेगा, राज्य व्यक्ति के लिए क्या करेगा, या राज्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन न करे और व्यक्ति राज्य के अधिकारों का हनन न करे, तो दोनों के बीच जो संबंध है उसी को कहते हैं नागरिकता। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य के अधिकारों के अंतर संबंध को ही नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो डबल नागरिकता है। डबल नागरिकता का मतलब है कि राज्य का अलग नागरिकता है और अमेरिका की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भारत में केवल और केवल एक नागरिकता है, वो भारत की नागरिकता है। हम भारत के लोग हैं, ठीक है, राज्यों के नहीं। तो भारत की नागरिकता कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है। हो गया? तो नागरिक कौन हुआ? व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंध को नागरिक कहते हैं। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इतनी बात क्लियर हुई? अन्य देशों में कैसी है? द्वैध नागरिकता है, राज्यों की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अब नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हमारे यहाँ हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो भारत में अगर नागरिकता देखेंगे तो अनुच्छेद 5 से 12 है। एक एक अनुच्छेद आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 5। इसमें क्या है कि भारत जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय भारत की नागरिकता कैसी है ये चीज दी गई है। तो संविधान के प्रारंभ के समय भारत की नागरिकता, संविधान के प्रारंभ के समय भारत की नागरिकता गया। अब इसको समझिए कैसे। तो कौन था भारत का नागरिक जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन था? ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। अमेरिका वाले आके रहे नहीं ना, भारत में जन्मा हो, जो भारत में जन्म जिसका हुआ हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। या दूसरी शर्त क्या है? उसके माता पिता में किसी का जन्म हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। नहीं, पहले से अभी जो बदल रहा है उसको बताएंगे अभी। तो पहला का है भारत में जन्म लिया हो। जन्म जब लिया हो तो माँ बाप पहले से रहे हैं भारत के, तभी तो जन्म लेगा। इसका बड़ा मुद्दा चलेगा, अभी आगे बताते हैं। पहले यहाँ जानिए बेसिक। दूसरा क्या है कि उसके माता पिता भी भारत, माता पिता में से कोई एक रहा हो भारत का, तभी वो भारत का माना जाएगा। या जब संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत आ गया हो। ठीक है, अब इसका मतलब हाँ, नहीं 1950, हाँ 5 वर्ष पूर्व। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान आरंभ कब हो रहा है? 26 जनवरी को। संविधान के आरंभ होने के समय भारत का कौन कौन नागरिक हो सकता है? तो 3 व्यक्ति हो सकते हैं जो भारत में जन्म लिए हैं, या जन्म अभी कहीं हुआ लेकिन उसमें माता पिता में किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो। भारत की नागरिकता मतलब भारत संविधान संशोधन अधिनियम
भारत परिषद नियम जो 1935 का नियम है उसके तहत नागरिक होना चाहिए इनको, माता पिता को। या जब संविधान लागू हुआ है उसके 5 साल पहले कोई आके रह रहा है और आजादी के समय वो भारत में है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 5 है। दूसरा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता उनको कैसे है। जब भारत आजाद हो रहा है तो कुछ भारत से पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है। तो जो भारत आ रहे हैं उनकी नागरिकता कैसी होगी, और जो गए हैं यहाँ पे, तो 6 में जो आएंगे और 7 में जो जाएंगे, ठीक है। तो 6 देखते हैं अनुच्छेद। हाँ, पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। एक छोटा सा यहां पहले समझ लीजिए, एक होता है नागरिकता, एक होता है व्यक्ति, ठीक। जहां व्यक्ति कहा जाएगा उसका मतलब ये होगा कि उसमें भारत है, भारतीय है और प्लस अदर है अन्य। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में भारत के नागरिक आएंगे और विदेशी नागरिक भी शामिल होंगे, लेकिन नागरिकता में या नागरिक में केवल भारत के नागरिक शामिल होंगे। बात समझ रहे हैं। ये शब्द आपको संविधान में मिलेगा, बार बार मिलेगा, लेकिन मतलब नहीं पता होता, हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। तो जब नागरिक कहेगा इसका मतलब केवल भारत की बात हो रही है, लेकिन जब व्यक्ति कहेगा तो इसका मतलब भारत और विदेशी दोनों की बात हो रही है। ये छोटा सा अंतर रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते इसको। यहां देखिए, पाकिस्तान से भारत आने व्यक्ति की बात हो रही है, नागरिक की नहीं। अभी इनके पास नागरिकता नहीं, इनको मिलेगी कैसे, ये जानना है हम लोगों को। तो व्यक्ति और नागरिकता में अंतर होता है, ठीक। व्यक्ति जब भी कहेगा इसका मतलब भारत वाले और बाहर वाले दोनों शामिल है, और नागरिक कहेगा केवल भारत वाले शामिल है, ठीक। अब देखते हैं इसमें है कि पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान से कोई भारत आना चाह रहा है तो उसके अगर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इसमें से कोई भी भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। उस समय ये व्यवस्था थी कि अगर किसी व्यक्ति जो भारत आना चाह रहा है उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारतीय नागरिक है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी इस अनुच्छेद के तहत। हाँ, या 19 जुलाई 1948 के पहले वो भारत आके रह रहा हो तब भी उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, या 1948 के बाद भारत आए और 6 महीने में आवेदन कर दे भाई हमको भारतीय नागरिकता चाहिए, तभी भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, 1935 अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के कौन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारतीय नागरिक रहा हो। बात समझ में आई। हाँ, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो, ठीक। और तीसरा है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो किंतु 6 माह बाद आवेदन कर दे, ठीक।
ये 3 शर्तें हैं भैया अनुच्छेद 6 के तहत, जो पाकिस्तान से भारत आया है उसको नागरिकता मिलेगी कैसे। ये 3 आधार हैं। अनुच्छेद 6 समझ में आया। अनुच्छेद 7 कहता है कि अभी ये भारत पाकिस्तान से भारत आए हैं ना, अब भारत से कुछ लोग जिनको डर था कि हाँ हमको खतरा है, वो पाकिस्तान गए हैं, अगर वो बाद में फिर आना चाहे तो उनको क्या नागरिकता मिलेगी। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति भारत से चला गया है पाकिस्तान उसको नागरिकता मिल सकती है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 7। भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 1947 के बाद अगर पाकिस्तान चला गया तो उसकी भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी, लेकिन अगर वापस आता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। ये जब संविधान बना तब की बात कर रहे हैं, अभी बाद में संशोधन होगा। अभी जब संविधान बन रहा है उस समय क्या क्या लिखा है ये बता रहे हैं, ठीक। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, 1947 के बाद भारत से बाहर, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की, ध्यान दीजिएगा, जैसे पाकिस्तान चला गए वो अब व्यक्ति है कि नागरिक ना रहे, यहाँ व्यक्ति सब लिख रहे हैं, व्यक्ति की नागरिकता नहीं रहेगी, किंतु भारत आने पर प्राप्त हो जाएगी। ये अभी की बात नहीं भैया, ये उस समय की बात थी। अब नहीं, भागने वाले बहुत लोग चले आए, ऐसे मिलने लगी नागरिकता हो गया। अब नहीं, अब सिस्टम चेंज हो गया है। अभी 2019 में संशोधन होगा, वहां बताते हैं कैसे। ये तो पहले का था, जब आजाद हो रहा था भारत, तो कुछ लोग इधर से उधर जा रहे, उधर से इधर, तब उस समय का मामला था। तीन अनुच्छेद समझ में आया। पहला क्या है, 5 संविधान के प्रारंभ, यहाँ क्या लिखा, प्रारंभ, उसी समय की बात हो रही है जब संविधान प्रारंभ हो रहा है, उस समय भारत की नागरिकता कैसी है। 3 आधार है उसके। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान से भारत आया है उसको कैसी नागरिकता मिलेगी। 7वां कह रहा है कि वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया उसको क्या व्यवस्था है। और 8वां अनुच्छेद, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति, देखिए आप लोग सुनते हैं भारतीय मूल के नागरिक है ना, आप सुनते हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय मूल, भारत में जिनका जन्म हुआ या जिनके दादा दादी नाना नानी में कोई भारतीय था, वो वहां की नागरिकता ले लिए, उनको कहा जाता है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक कहा जाता है। तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, फिर व्यक्ति शब्द आ रहा है, की नागरिकता, समझ रहे हैं। इसमें क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी विदेश में वो व्यक्ति रहेगा, लेकिन उसके दादा दादी नाना नानी माता पिता कोई भारत में जन्मा था, कब, किस अधिनियम के तहत, 35 अधिनियम के तहत भारत में जन्म लिया है, लेकिन वर्तमान समय में वो व्यापार या किसी कारणवश किसी दूसरे देश में रह रहा है, तब वो आके अगर आवेदन कर दे तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 ये कहता है। इसमें इन सब में क्या है, पाकिस्तान की बात है। इसमें पाकिस्तान में किसी भी देश में हो, हाँ, तो किसी देश, तो इसमें वही लिख दीजिए, अनुच्छेद नहीं, अधिनियम 1935 के तहत
किसी व्यक्ति के दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी या पर नाना पर नानी, ये सब जोड़ लीजिए। हाँ, किसी व्यक्ति के परनानी भारतीय नागरिक रहे हों तो पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक, सब अनुच्छेद समझ में आए। पांचवा क्या कह रहा है कि जब भारत का संविधान लागू हो रहा है तो उसमें कौन होगा भारत का नागरिक? तो जिसका भारत में जन्म हुआ हो, ये दूसरा जिसके माता पिता का भारत में जन्म हुआ हो वो, या संविधान लागू होने के 5 साल पहले कोई भारत आ गया हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जब संविधान लागू हो रहा है उस समय की बात है। फिर अनुच्छेद 6 कह रहा है कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन अगर उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारतीय है, वो अगर आते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। या 19 जुलाई 1948 से पहले आ जा रहे हैं तब उन्हें भारतीय नागरिकता, पहले आ गए हैं तो उनको मिल जाएगी। बाद में अगर आ रहे हैं और 6 माह बाद आवेदन कर दें कि हमको भारतीय नागरिकता चाहिए तो उनको मिल जाएगी। मुद्दा इतना समझ में आया? हाँ हाँ, ये जब भारत आजाद हो रहा है उस समय बात हो रही है। अब तो नहीं, ऐसे व्यवस्था खत्म होगी। जिगरे दादा दादी नाना ने सब मार गए, काम खत्म हो गया, अब प्रूफ नहीं है आपके पास। उस समय की बात थी ना, उस समय बता सकते थे कि हमारे थे, जिंदा थे, बता देते। अब नहीं बता सकते। ये हुआ पाकिस्तान वालों के लिए हो गया। अब भारत, जो पाकिस्तान वाले भारत आए 1947 से पहले अगर आ गए हैं तो उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। 1947 बाद अगर चले गए, अगर आते हैं वो कहते हैं हम यहाँ के हैं तो मिल जाएगी। उसी समय की बात थी। और 8वां है कि विदेश में कोई रह रहा हो लेकिन उसके कोई जड़, मूल मतलब होता है जड़। 1940 बाद, हाँ, तो आ रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल रही ना, बिल्कुल मिल रही। 1947 पहले आ जा रहे हैं या 47 बाद आ रहे हैं, मिल तो रही है। ये 47 के बाद पाकिस्तान गए, बाद गए, पहले गए तो चला हुआ तो कोनो मतलब नहीं ना, तो है ही है नागरिक। बाद गए हैं तब उनके लिए व्यवस्था है। ठीक, इसमें क्या है, 35 के तहत कोई भी, मूल मतलब जड़ होता है, तो उनके दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी में कोई भारत में पैदा हुआ रहा हो तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 8 हमारा कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से दूसरे राज्य या देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत में स्वतः खत्म हो जाएगी। भारतीय संविधान, कई देश हैं वो अपने नागरिकों को कई नागरिकता धारण करने की अनुमति देते हैं, लेकिन भारतीय संविधान यहाँ थोड़ा सा कठोर समझ लीजिए। वो केवल एक नागरिकता प्रावधान करता है। अगर आपको भारत का नागरिक बने रहना है तो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हो। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हो तो भारतीय नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 9 कह रहा है। ठीक, तो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का न रहना, भारतीय नागरिकता का न होना, होना या रहना, ये हुआ अनुच्छेद 9। इसमें सिंपल बात है, कुछ एक्स्ट्रा जानना नहीं। कोई भी अगर सोचे भाई हम पाकिस्तान रह चाहते या हम इंग्लैंड अफगानिस्तान का तो हम नागरिकता लेते, भैया तो है तो भारत का आदमी ना रह जावा। सिंपल बात एक है। ये अनुच्छेद 9 है। ज्यादा इसके ऊपर
समझ में आ रही बात इतनी? वैसे 5 या 7 अनुच्छेद हैं, उस पर तो याद किया जा सकता है, लेकिन बेसिक यही है थोड़ा थोड़ा। अभी एनआरसी मुद्दा चला है, बहुत हाईलाइट था बीच में ये। अनुच्छेद 10, भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। ठीक, अब हमको ये बताइए भारत में वर्तमान में कितने केवल भारतीय नागरिक रहते हैं? कुछ बाहर वाले भी रहते हैं। पासपोर्ट पे, वीजा पे, टूर पे कुछ न कुछ, या कंपनियों के द्वारा कुछ न कुछ विदेशी लोग यहाँ रह रहे हैं। तो किसको क्या अधिकार हैं, क्या सुविधाएं हैं, ये कहाँ से पता चलेगा? सब बराबर हैं? बराबर तो है नहीं। तो हमारे अधिकार क्या है भारतीयों के, और विदेशियों के क्या अधिकार हैं, ये कहाँ वर्णन है इसका? अनुच्छेद 10 में। तो दोनों को अलग कर दे रहा हूं। तो भारतीयों के मूल अधिकार, यहां लिख दे रहा हूं व्यक्तियों के मूल अधिकार। ठीक है, समझ जाएंगे ना? व्यक्तियों के मूल अधिकार, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले अधिकार भी हम लोगों को प्राप्त है। जो व्यक्ति वाले हैं ये वाले तो हमको प्राप्त है ही है, ये वाला भी हमको प्राप्त है, लेकिन ये वाला इनको नहीं प्राप्त है। मतलब समझ रहे हैं? जो बाहरी लोग भारत में रह रहे हैं उनको ये वाले मूल अधिकार प्राप्त होंगे जो व्यक्ति वाले हैं, लेकिन जो भारतीय वाले मूल अधिकार हैं वो नहीं प्राप्त होंगे। अब भारतीयों को ये वाला भी प्राप्त होगा, ये वाला भी प्राप्त होगा। अब ये वाला है कौन? तो हम आपको दिखाते हैं। तो केवल अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको। अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। उसके अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं वो अन्य नागरिकों को भी प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 20 नहीं है, 20 है, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इतने अधिकार इनको प्राप्त है। ये हमने अनुच्छेद लिख दिया। तो कुछ अनुच्छेद इनके दर्शन करा दें, बोल दे रहे हैं, वैसे सुन लीजिए। तो किसी भी व्यक्ति के साथ मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 15 में है। 16 में है लोक नियोजन, मतलब नौकरियों में भी जन्म, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाए। 19 में स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, और 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, अपने हितों के संरक्षण हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना है। ये अनुच्छेद 30 में है। ये केवल हम लोगों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त। 14 में आया विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर है, तो हम भी बराबर है, वो भी बराबर है। 20 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को, बताइए, किसी भी व्यक्ति को किसी दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलता है, मतलब उसको खुद के विरुद्ध गवाही नहीं बना सकते हो, जबरदस्ती उसको गवाह अपने खिलाफ गवाही देने को नहीं कह सकते हो, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ये सबके लिए लागू है। 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता है एक व्यक्ति, इसमें मूल क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 22 में क्या है? क्या गिरफ्तारी से संरक्षण है। 23 में क्या है? बलात्क्रम है। इसमें है 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते।
25 में है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। 26 में है धर्म के अपने धर्म के बारे में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, जैसे विभिन्न आयोजन त्योहारों के सब अपने अपने धर्म वाले आयोजन करते हैं, वो 26 है। 27 है कि उनके बारे में टैक्स है, जबरदस्ती किसी से नहीं ले सकते हैं, कर है ना, हाँ वही है, कर है। और 28 में क्या है, 27 हो गया ना, 28 में क्या है, कर नहीं ले पाएंगे ना 27 में। जैसे आप भी सिंपल समझिए, कर वाला ही समझिए, राम मंदिर बन रहा है या कोई मंदिर मस्जिद बन रही है, तो वो आके राम मंदिर वाला आके कहे कि भाई वहां मंदिर बना दीजिए, तो हमारी इच्छा है, नहीं देंगे, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। या कोई मस्जिद बन रही है आके कहे कि हमको दीजिए, तो नहीं दे सकते, हमारी इच्छा है, हमारी स्वेच्छा है तो हम देंगे, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन नहीं स्वेच्छा है, जबरदस्ती नहीं ले सकते। ठीक। और 28 में है कि सरकार द्वारा पोषित, वित्त पोषित, मतलब सरकार अगर किसी शिक्षण संस्थान में पैसा दे रही है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इतने हुआ है, ये अभी मूल अधिकार में आगे हमको डिटेल में मिलता है, हम केवल इतना दिखाना चाह रहे हैं आपको कि भारतीय नागरिक के 2 प्रकार के अधिकार हैं, एक केवल भारतीय नागरिक के पास है और एक भारतीय नागरिक प्लस विदेशियों के पास है। तो अनुच्छेद यहाँ लिख लीजिए, मूल अधिकार में ये अनुच्छेद फिर से मिलेंगे, तो यहाँ क्यों लिखा हूं, वहां दोबारा पढ़ना होगा, तो केवल अनुच्छेद नंबर जानते रहिएगा, काम वहां चल जाएगा। ठीक। ये कौन सा था, अनुच्छेद नंबर 10। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है भैया कि संसद और प्लस विधानमंडल, जानते हैं इसका मतलब समझ रहे हैं। अगर आप चाहें, ये वाले भारतीय नागरिक चाहे तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, विधान परिषद चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और संसद के सदस्य या विधानमंडल सदस्य बन सकते हैं। इनको ये अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं। स्पेशल क्या है हम लोगों के लिए, ये है। अब ये वाले भारतीय नागरिक ही क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। ये विदेशियों को अधिकार नहीं मिला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, ये सब कहां से बन सकते हैं, महान्यायवादी बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं और महाधिवक्ता बन सकते हैं। ये सब कौन बनेगा, केवल भारतीय नागरिक बनेंगे। ठीक। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे कि भारत की नागरिकता हो, चाहे बाहर से आए हो, चाहे भारत के ही हो। इसमें ये जरूरी नहीं कि जन्म के आधार पर नागरिकता हो, उनके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, चाहे भारत में पैदा होके लिए हो, चाहे कहीं बाहर से आके भारतीय नागरिक बने हो, ये दोनों अधिकार उनके पास होगा। भारत में कई प्रकार, 4-5 प्रकार से नागरिकता है, अभी उसको बता रहे हैं। तो ये जानते रहिएगा कि इन सबको ये अधिकार प्राप्त है कि ये जरूरी नहीं कि जन्म में पैदा ही हुए हों, उनके पास भारतीय नागरिकता है, वो ये सब चुनाव लड़ सकते हैं और इन पदों को धारण कर सकते हैं। ये कौन सा था, अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 11 है भैया कि जो ये हमारी नागरिकता है, इसके संबंध में संशोधन करने का, नागरिकता के जो क्राइटेरिया है उसको बदलने का अधिकार किसके पास है, तो केवल संसद के पास है। नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अनुच्छेद 11 यही कह रहा है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता में संशोधन का अधिकार किसके, कानून संविधान ने किसको दिया है, संसद ने। तो अनुच्छेद नंबर 11 क्या है, संसद को नागरिकता में संशोधन का अधिकार नहीं। ये चाहे तो नागरिकता को बढ़ा सकती है, चाहे तो घटा भी सकती है। ठीक है। तो नागरिकता के अधिकार को का विधि द्वारा विनियमन। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अगर अतिरिक्त है तो उसको काट सकते हैं, या हमको और किसी को नागरिकता में ढील देनी है तो हम ढील दे सकते हैं, संसद कर सकती है ऐसा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक।
इसके तहत कुछ संविधान संशोधन हुए हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम आए हैं, उनको क्रम से मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम ये पहला था 1955 में आया। कब आया? उसके बाद अब हम सन लिख रहे हैं, सब में नागरिकता संशोधन अधिनियम रहेगा, केवल सन चेंज कर रहा है, क्या संशोधन हो रहा है सबको जानने की जरूरत है, लास्ट 19 वाला बताएंगे बस। ठीक, फिर 86 में चेंज हुआ, फिर 92 में चेंज हुआ, फिर 3 में चेंज हुआ, 5 में चेंज हुआ, 15 में चेंज हुआ, 2015 में और 2019 में। इतनी बार नागरिकता में अधिनियम में संशोधन हुआ। हाँ, ये 19, ये 19, ये 2003, 2005, 2000 इतना समझ में आई बात? पांचों अनुच्छेद समझ में आया। पहला है संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत की नागरिकता, पांचवा अनुच्छेद है। छठवां है पाकिस्तान से भारत आ रहे हो तो नागरिकता। सातवां है भारत से पाकिस्तान जा रहे हो तब नागरिकता। आठवां है कि विदेश में किसी भी वहां हो तो यहाँ अगर आपकी जड़ है, दादा दादी परदादा परदादी है तो आपको नागरिकता। ये कौन सा आठवां हुआ? नौवां में क्या है? हाँ, है? विदेशियों के लिए। हाँ हाँ, नहीं, 9वें में नागरिकता की समाप्ति है। सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, अगर आप किसी देश की नागरिकता ले रहे हो तो यहाँ खत्म हो जाएगी, ये सिंपल बात। तो सिंपल में याद करिए नागरिकता की समाप्ति, बस शॉर्टकट में ये हुआ उसका मतलब। 10वें में है भारतीय नागरिकों के क्या अधिकार हैं और भारतीय व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं। 11वें में नागरिकता को सीमित या बढ़ा कौन सकती है? संसद कर सकती है। अब भारतीय नागरिकता का स्वरूप देखें कैसे है। तो भारतीय नागरिकता का रूप कैसे है? भारतीय नागरिकता का रूप ये है, पूरे भारत में चाहे जहां रहोगे भारतीय ही कहलाओगे। एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता का अधिकार है, अगर आप विदेशी की ग्रहण करते हो तो यहाँ की ना। दूसरा पॉइंट ये है कि केवल भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण तो भारतीय नागरिकता समाप्त। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है? एक तो भारत के नागरिक हो, कौन टेंशन ना है, पूरे भारत में अकेले टहरा। लेकिन दूसरा है कि अगर सोचा कि हम श्रीलंकाई बन जाए तो तुरंत भारतीय खत्म, मालदीव वाले बन जाए तो भारतीय खत्म हो जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि केवल प्राकृतिक व्यक्ति को नागरिकता। अर्थात कंपनी और निगम नागरिक नहीं होंगे, माने जाएंगे। ठीक है, कंपनी और निगम को नागरिकता नहीं है। समझा है? अगर आप जैविक व्यक्ति हैं तभी आपको मिलेगी, अगर आप कंपनी बना कहिए इसको नागरिक का दर्जा दे दिया जाए, ये नहीं हो पाएगा।
अब नागरिकता का अपवाद देख लीजिए, इसको बता दे रहे हैं, जानते हैं, हम लोग चर्चा में है थोड़ा सा। तो भारतीय नागरिक हो, पूरे भारत में घूम सकते हो, कहीं भी फॉर्म भर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। तो कुछ अपवाद है थोड़ा सा भारतीय नागरिकता। अगर कोई पिछड़ा क्षेत्र है तो वहां पे डोमिसाइल लाग सकता है। डोमिसाइल समझ रहे हैं कि वह राज्य अपने निवासियों के लिए कुछ सीटें सीमित कर सकता है, ये कर सकता है। जैसे बिहार में देखिए, महिलाओं के लिए 35% सीटें सीमित कर दी, यही है डोमिसाइल। अभी तो क्या है, मूल अधिकार में क्या है कि आप धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ तबकों को या गरीबों को ऊपर लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है, उसमें निवास स्थान का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बिहार में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, उसमें केवल बिहार की महिलाएं ही शामिल होंगी, पूरे भारत की महिलाएं नहीं। ये हुआ एक अपवाद है ना नागरिकता का। भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन यहां देखिए थोड़ा सा अपवाद हो रहा है। दूसरा अपवाद यह है कि अनुच्छेद 19(5) कहता है पूरे भारत में कहीं टहलिए, कोई व्यापार करिए ना, लेकिन ये कहा है उसमें एक प्रावधान ये है, निषेध लगाया गया है, अगर जनजातीय क्षेत्र है तो आप वहां को वहां रहने और बसने की अनुमति नहीं है। ये दो अपवाद है भारतीय नागरिकता के। हमारी बात, एक, अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो वो आरक्षित कर देती है निवास स्थान के आधार पर, और दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों में दखलंदाजी नहीं कर सकते, उसके लिए वहां पे रोक लग सकता है। ये दो चीजें हो गई। अब यहां से आते हैं हम 1955 की नागरिकता पढ़ लेते हैं। वहीं से भारतीय नागरिकता को अगर किसी को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेगा? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन उन्नीस सौ 55 ये कहता है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो 5 प्रकार हैं भैया। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं, ठीक है। तो पहला आधार है वो जन्म के आधार पर है। अगर आपका भारत में जन्म हो रहा है तो आप भारतीय माने जाएंगे, लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि अभी 1-2 साल पहले का मामला है, एक चली थी किराए की कोख। कुछ पुरुष या महिलाएं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, तो वो क्या करते हैं कि पैसे देकर अपने बच्चे को किसी दूसरे लड़की के पेट में डलवा देते हैं। वो उसके बच्चे को पालती है, पोसती है, जन्म देती है, उसके बाद बच्चा इनका हो जाता है। ये व्यवस्था होती थी, लेकिन तो मामला वहां फंस गया कि बच्चा किसका माना जाएगा, जिस लड़की के पेट में है या जिसका गुणसूत्र यूज हुआ है, किसका माना जाए। पहले समस्या यहाँ ही, एक समस्या बहुत बेजोड़ हुई, मजा आ गया उसमें। हुई क्या कि जापान के, एक शायद कोरिया का था, एक जापान का था, 2 व्यक्ति आए थे भारत टहलने। तो यहाँ आए तो यहाँ गरीब देख के किसी लड़की को सेट किए, भाई हमारा बच्चा आप पैदा कर दीजिए किराए की कोख में, तो जो पैसा होगा हम उसका किराया दे देंगे ना, आप कोख उपलब्ध करा दीजिए। और हुआ क्या, वो लोग ये व्यवस्था किए, ठीक है 9 महीने में बच्चा होगा तो हम लोग आएंगे। अब मामला यहां फंस गया, वहां गए, दोनों हो गया तलाक। अब बच्चा ले कौन? बच्चा ले कौन? जापानी नहीं लेगा, औरत लेगी नहीं। अब बच्चा वो किसका माना जाए, भारत का, जापान का, कोरिया का? मामला फंस गया है ना। ये सब प्रश्न आप लोगों अभी दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब ऐसी कोख नहीं उपलब्ध होगी। अब कौन सी? आपका रिश्तेदार हो और आपकी पत्नी या वो महिला खुद बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो, तभी मिलेगी। समझ रहे हैं? ये एक बहुत बेजोड़ मुकदमा आ गया था बीच में। अब आप लोग अभी किराए की कोख नहीं जानते हैं, पहली बार सुन रहे होंगे। ये सब थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, आगे से आ रहा है। तो पहला है जन्म के आधार पर, इसीलिए बता रहे हैं कि उसका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन माना कहाँ का जाएगा। जैसे आप सिंपल लें एक दूसरा एग्जांपल, हम ही आप लोग हैं, हम लोग कहाँ के हैं, यूपी के हैं, और हमारे माता पिता रहते हैं बंबई या दिल्ली में, और हमारा जन्म कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में, और जन्म स्थान कहाँ बताया जाएगा, पता कौन सा होगा,
हाँ? दिल्ली रहेगा ना, दिखाएंगे ना कि यहाँ के हैं। तो समस्याएं हो रही हैं। वो तो कहीं एकल नागरिकता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोहरी नागरिकता होती तो क्या होता, दिल्ली के नागरिक होते कि यूपी के? अगर दोहरी नागरिकता हो, भारत की अलग होती यूपी की अलग होती, तो हम दिल्ली के नागरिक होते कि यूपी के? माँ बाप यूपी के, हम पैदा दिल्ली में हुए, कहाँ के हुए पता नहीं। ये सारी समस्याएं होती हैं। तो जन्म के आधार पर कौन तो बता रहे हैं कि जन्म के आधार पर जितने भी भारतीय हैं सबके जन्म, सबको भारतीय माना जाए, लेकिन तो वहां 2-3 अपवाद है। अब यहाँ पे दिमाग नहीं जाता। तो कौन कौन अपवाद है उसको सुनिए। भारत सरकार में कुछ विदेशी राजनयिक या राजदूत भारत में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, विदेशियों के दूत यहाँ पे, असेंबली वाले। अब उनके बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, तो क्या वो भारत के माने जाएंगे? नहीं। हाँ, यही चीज बताना है। जन्म तो भारत में हो रहा है लेकिन वो भारतीय नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया कि भारत में जन्मे सभी जितने राजनयिक कर्मचारी हैं विदेशियों के, उनके बच्चे भारतीय नहीं माने जाएंगे। जन्म लेकिन भारत में हो रहा है। हाँ, दूसरा पॉइंट है, कोई शत्रु के अधीन भारत का कोई भूभाग है, जैसे पीओके है। पीओके समझ रहे हैं ना, किसका है? भारत का है, लेकिन अभी भारत के कब्जे में। वहां पे कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो वो किसका भारतीय होगा? वो भारतीय नहीं है। समझ रहे हैं? या पाकिस्तान में पीओके कब्जा है, चीन हमारा शत्रु है। अब चीन के किसी का बच्चा वहां पैदा हो तो वो भारतीय माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो शत्रुओं के भारतीय भूभाग जो दूसरे कब्जे में है, वहां किसी शत्रु का बच्चा जन्म ले रहा है तो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। भारतीय कहां से वहां पहुंचेगा? वो अपने कब्जे में है या नहीं है? समझ रहे? तो देखिए, ये तो आपको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन अपवाद क्या है वो कठिन है, यहां तक दिमाग नहीं पहुंचेगा। ये 2 अपवाद हो गए, समझ रहे? एक, जितने राजनयिक रह रहे हैं विदेशियों के, उनके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं होंगे। भारत का कोई भी भूभाग दूसरे के कब्जे में है, वहां पे अगर विदेशी शत्रु जन्म ले रहे हैं वो भारतीय नागरिक नहीं। अब जो पीओके कब्जे में है पाकिस्तान के, वो भारतीय नागरिक हैं? नहीं है, उनको नहीं माना जाएगा। तो जन्म से समझ में आया, ये नहीं कि जो भारत में पैदा हो गया तो भारतीय है, नहीं, वो भारतीय नहीं। क्लियर? दूसरा आते हैं, अब इसमें वो सब लिखा है राजनयिक अपवाद कि राजनयिक के बच्चे ये सब, ठीक। दूसरा लिखिए, वंशानुगत के आधार पर। ठीक, वंशानुगत का मतलब हुआ 1955 में अभी बात कर रहे हैं कैसे हो रहा है। वंशानुगत का मतलब ये हुआ कि किसी की व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर भारत में जन्म लिए हैं तो उनके बच्चे चाहे जहां पैदा हो वो भारत में आने जाएंगे, उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अभी पीछे पड़े ना, पाकिस्तान में है, लेकिन अगर उनके दादा दादी यहाँ के हैं तो उनको भारतीय नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। ये हुआ किसके आधार पर? कौन सा मतलब? ये हुआ कि किसी भी बच्चे, जैसे हम आप लोग हैं, तो देखिए बहुत सारे भारतीय लोग हैं, कौन भारतीय, लेकिन कमाने चले गए अमेरिका में, उनके बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है? अमेरिका में, लेकिन वो कहाँ का होगा नागरिक? भारत का नागरिक होगा। तो ये हुआ कैसा? वंशानुगत के आधार पर कि कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे पिता हो या माता पिता दोनों हो या माता हो, कोई एक हो और वो विदेशों में भी जन्म लेता है तो वो भारतीय बच्चा माना जाएगा। 2 पॉइंट समझ में आया, एक जन्म से हो गया, एक वंशानुगत, एक पंजीकरण। इसमें ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल से भारत में रह रहा हो, अगर कोई व्यक्ति भारत में 7 साल से रह रहा है और भारत सरकार से प्रार्थना पत्र दे दे कि भाई हमको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो उसको पंजीकृत करके भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, अगला है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ये शायद ये पूछा गया था, ऐसा में कहीं पूछा गया है, इसमें 4 रख दिए थे, 1 हटा दिए थे कि किस द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो 3 इसमें थे था, 1 अलग कर दिए थे, कुछ बदल दिए थे। तो ये नहीं पता। देशीयकरण का मतलब ये हुआ भैया कि कोई भी व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति जो कहीं दूसरे देश का है वो कहे कि हम वहां की नागरिकता छोड़ रहे हैं, हमको भारत की चाहिए, ठीक है, शर्त क्या है? कोई भी व्यक्ति जो विदेश का है वो कह रहा है कि हम भारत की नागरिकता चाहिए, वहां वाली छोड़ रहा है जहां का है, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है? नहीं। पहली शर्त है उसे भारत की किसी एक भाषा का जानकारी होनी चाहिए, तभी भारतीय नागरिकता मिलेगी। ऐसे नहीं कि वहां छोड़ रहे हैं आ रहे हैं हमको रहने दीजिए ना। पहले भारत की जो 22 भाषाएं हैं उसमें से एक कोई आनी चाहिए उसको, ऐसे नहीं मिलेगी वाली। शर्त समझ में आई कैसे मिलेगी? हाँ, जो बाहर से हैं वहां की नागरिकता छोड़ रहे हैं भारत आ रहे हैं उनके लिए है, और जो यहाँ पैदा हो रहा है उसको तो अपनी भसवा आएगी, उससे तो मतलब नहीं। जैसे कोई इंग्लैंड का है तो वो इंग्लैंड की नागरिकता छोड़े, भारत की चाहे ना हो, वहां आए, लेकिन 22 भाषाओं में, अब उसको अंग्रेजी आ रही है तो वो नहीं मिलेगी उसको। उसको 22 जो भाषाएं हैं रजिस्टर्ड उसमें से कोई एक आए तब उसको मिलेगी। समझ में आया? इसमें विदेशी नागरिकता का त्याग करे तथा 22 भाषाओं में एक को जानता हो। 4 प्रकार हो गए ना, 1 4 हो गए, 5वां देखते हैं। क्षेत्र या भूभाग भारत में सम्मिलित करने पर। इसका मतलब हुआ भारत अगर कोई क्षेत्र जीत रहा है या कहीं से समझौता करके भारत में ले रहा है तो उसके जितने भी लोग रह रहे हैं वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। जैसे युद्ध छूटा, अभी पाकिस्तान पीओके कब्जा हो जाता है तो उसके नागरिक ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक हो जाते हैं। अरे भाई नहीं चाह रहे तो चले जाएंगे यहाँ से, अगर वो यहाँ रुक रहे हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी आसानी से। हो गया, इसको मिटाएं ऊपर। समझ में आ रहा है मामला? इतना उसके भाई 5 अनुच्छेद है, कहिए रखवा दें। मामला 5 का तो है, कौन सी 5 लाइन का है? अरे संविधान के लागू होने पर नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आओ तो नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाओ तब नागरिकता, विदेश में रहो तब नागरिकता, 9वें में नागरिकता की समाप्ति कर दो, 10वें में हमारे अधिकार क्या है, 11वें में संसद चाहेगी समाप्त करेगी चाहे बढ़ाएगी। यही तो है 5 अनुच्छेद, बहुत कठिन तो है नहीं। हाँ चलिए, अब ये कैसे था? तो भारतीय नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हो? 5 प्रकार से। और छोड़ना चाहो तो? हाँ, समाप्त करना चाहो तो? अरे भाई प्राप्त कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ से उबिया गए हैं वो छोड़ेंगे भी तो, भाई नहीं चाहिए तो लिखे ना रहो, ये भी तो है। तो कैसे, कितनी टाइप से? 3 प्रकार से। ठीक, तो नागरिकता की समाप्ति, ये भी पूछा गया कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। एक पहला है नागरिकता का परित्याग करने पर। समझे? अगर आप नागरिकता करो भैया नहीं चाहिए हमको, हम जा रहे हैं कहीं और, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा। बर्खास्तगी द्वारा, इसका मतलब समझ रहे हो? अभी जब पंजीकरण द्वारा ले रहे थे तो यहाँ कुछ झूठ बोल के कोई गलत कागजात दे दे के नागरिकता लिए हो, सरकार जांच करती है, अगर सही पा गई तो आपकी नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। या ऐसे समझ लीजिए, बर्खास्त कैसे गए? अन्य देश की नागरिकता धारण कर रहे हो तो यहां खत्म कर दी जाएगी। ठीक, अगर आप कहीं और की नागरिकता ले रहे हो तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। हो गया। तीसरा, वंचित किए जाने पर।
इसमें है देशीयकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा। अगर नागरिकता प्राप्त की हो लेकिन गलत कागज लगा दिए हुए हो, कागजात, तो फिर वंचित कर दिए जाओगे। देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता में गलत अभिलेख कहा जाता है कागजात को, अभिलेख लिखा है प्रस्तुत करने पर। मामला समझ में आ रहा है भाई? वो समय है कि हमको नागरिकता चाहिए, तो उठ पटांग जहां फाइल लाके बनवा के दे दिए, बाद में जांच हुई और कागज गलत निकल गया तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। इतना मामला समझ में आ गया पूरा। अब यहाँ एक पॉइंट ये समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है तो उसकी नागरिकता समाप्त करने की कोई रास्ता ही नहीं। उसकी नागरिकता मतलब समाप्त होगी ही नहीं। अगर किसी ने जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है तो उसकी नागरिकता समाप्त करने के कोई रास्ते नहीं है, अगर वो खुद न छोड़े तो। ठीक। और यहाँ पे देखिए तो 7 वर्ष था ना, तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 वर्ष रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन उसमें शर्त है कि भारत से बाहर रह रहा हो लेकिन पढ़ाई ना कर रहा हो या कहीं नौकरी वोकरी ना कर रहा हो, तब। अगर वो बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है या नौकरी कर रहा है तो चाहे 7 साल हो जाए उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मामला समझ में आया? तो यहां लिख लीजिए, जन्म के आधार पर प्राप्त नागरिकता, आधार पर प्राप्त नागरिकता किसी भी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती है। समझ में आओ भैया? एक आवर हम अब जो संशोधन भा है 2019 में, उसमें एनआरसी आवा है। एनआरसी उनआरसी मुद्दा चला है ना, तो थोड़ा जान ले होगा, जानत रहा थोड़ा तर्क वितर्क कर लेगा, नहीं तो वही है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नाम है उसका, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी। ठीक है। इसमें क्या है, किसी राज्य के सभी जो विधिक वहां नागरिक रह रहे हैं कानूनी रूप से, विधिक नागरिकों का अभिलेख। एनआरसी क्या है समझ में आया? कोई भी राज्य है तो देखिए सबका रजिस्टर होता है ना, अरे क्या कहते हैं वो, जो घर का बनता है जिससे राशन मिलता है, राशन कार्ड नहीं, ग्राम रजिस्टर होता है, एक ग्राम रजिस्टर या परिवार रजिस्टर होता है। ये सब लिख के रखा हुआ है ना तहसील पे, जिलों पे, राज्यों में हर व्यक्ति का डाटा है ना, तो वही है जो उसमें रजिस्टर्ड है, उनको कहा जाता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। या हम लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, हम लोग रजिस्टर हैं भारत की निर्वाचन सूची में, कहीं ना रजिस्टर है, तो हम भारतीय हैं। अब इसके तहत ये जांच की जा सकती है कि कौन भारतीय नहीं है। वहां पे रोहिंग्या खुबाए थे असम में, पूर्वोत्तर में रोहिंग्या मुसलमान बहुत आ गए थे वहां से, म्यांमार से, उन्हीं की छटनी करने के लिए लाया गया था। और वो आए तो हुआ क्या, उनके पास तो कुछ है नहीं, धीरे धीरे रहना शुरू करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, कब्जा करेंगे, चोरी, ये सारी चीजें, उपद्रव करेंगे, तो उनको बाहर करने के लिए वहां पे धरना पड़ता था, तो उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई। ये समझ में आया? अब
थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं कुछ चीजें, जैसे देशीकरण में जो नागरिकता थी उसमें 12 साल था, अभी लास्ट में 19 में कम हो जा रहा है, तो हम यहाँ नहीं बताए हैं, वही डायरेक्ट 19 वाला बता देंगे, यहाँ छोड़ दे रहे हैं ना, कोई मतलब है नहीं, 19 में लागू हो गया तो वो आज मान्य होगा ना कि पुराने वाले खत्म हो गए, इस वजह से नहीं बता रहे हैं। ये एनआरसी समझ में आया क्या हुआ। अब विदेशी जो निवासी होते हैं भारत में, उनके 3 प्रकार होते हैं। विदेशी निवासियों के प्रकार आप लोग पता नहीं सुने हैं नहीं सुने, हमको नहीं पता, हम आपको दर्शन कराते हैं, वैसे नहीं सुने होंगे। पहला है अनिवासी भारतीय, इनको कहा जाता है NRI, NRI कहा जाता है। दूसरे हैं भारतीय मूल के, इनको PIO कहा जाता है, PI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वे जिनका भारत में उत्पत्ति हुई है, जिसके पूर्वज भारत में है। और भारत के समुद्र पारीय नागरिक, इनको कहा जाए OCI। तो भारत के में विदेश के जो विदेशी नागरिक हैं उनके 3 प्रकार हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो भारतीय नागरिक हैं, इनके पास पासपोर्ट है, ठीक है, भारतीय नागरिक हैं, नागरिकता इनके पास है भारतीय, और इनके पास पासपोर्ट है, लेकिन नौकरी अभी बताए थे ना, नौकरी या व्यवसाय के लिए बाहर रह रहे हैं, व्यवसाय के लिए बाहर रहे हैं, उनको NRI कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारतीय नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट है, लेकिन व्यापार करने के लिए या किसी कारण से बाहर रह रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, NRI कहा जाता है। बात समझ में आई। दूसरा का इसको इस भारतीय मूल के बताए ना कि कभी भारत उनके आजा परवाजा कोई भारत थे, आज कहीं दूसरे जगह के नागरिक हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा। इसे देखिए, जिनके पूर्वज भारतीय थे किंतु वे अन्य देश के नागरिक हैं, इनको क्या कहोगे, भारतीय मूल। समझ में आया। उनके दादा परदादा नाना नानी कोई था यहाँ, अब वो बाहर रह रहे हैं, वहीं नागरिकता हो गई, वहीं रह रहे हैं, घर द्वार बना लिए, लेकिन उनको क्या कहा जाएगा, भारतीय मूल के। जैसे कनाडा के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं, मार्क कार्नी बने ना, वो भारतीय मूल के हैं। ये अंतिम वाला है कि कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक ना रहा है और ना है, इसका मतलब आज के पहले वो पाकिस्तान का नागरिक या बांग्लादेश का नागरिक नहीं था, आज भी नहीं है, उन लोगों को PIO कार्ड OCI कार्ड दिया जाता है, उनको OCI कार्ड दिया जाता है। मामला समझ में आया। भारत पाकिस्तान का ना पहले कभी नागरिक था, ना आज है,
वो लोग अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको ओसीआई कार्ड के तहत भारतीय नागरिक बनाया जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। इसके 3 आधार हैं। तो इसका पहला आधार है कि संविधान लागू होने के बाद वो भारतीय नागरिक रहा हो या नागरिक होने की अर्हता रखता हो और 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ऐसा कोई क्षेत्र, उसको कहा जाता है। ये यही है ओसीआई। हाँ, 2 शब्द लिखे हैं। एक अंतिम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें केवल 2-3 टॉपिक जोड़े गए हैं। इसमें क्या किया गया है समझ रहे हैं? एक अफगानिस्तान जानते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इन यहाँ रहने वाले व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों। ठीक, लेकिन हम शर्त क्यों नहीं है, वो बड़ी तगड़ी है। भारत आ गए हों किंतु जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के हों, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। इसका मतलब समझे भैया, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय जो भारत में आज रहत हुए उनका भारतीय नागरिकता प्राप्त करा दीजिए। लेकिन शर्त का हुआ है, यह धर्म को है, का मतलब मुस्लिम न हो चाहिए। देखा मुस्लिम नहीं, इच्छा धर्म कहें, अगर वो भारत में आज रहता है तो उनका भारतीय बना लीजिए, लेकिन अगर मुस्लिम है तो उनका ना बना हो जाए, उनका बाहर कर दीजिए। समझ रहे हैं? इसका जो मुख्य कारण था, जो विरोध हुआ था, यही मुख्य कारण था। हाँ, इसमें मुस्लिम नहीं शामिल है। तो इसमें शर्त क्या हो गई? 2019 में है ना, तो 5 साल पहले। अब शर्त क्या हो गई? 5 वर्ष से रह रहे हों। ठीक है, इसमें क्या हो गया? 19 में 5 वर्ष, इसके पहले कितना था? 11 वर्ष था। ये कैंसिल कर दिया गया है। तो 5 वर्ष जानते रहिए कि अब जो 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, इन 6 धर्मों से हैं, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और शर्त क्या है? 3 देश के हों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। संशोधन अधिनियम 2019। अब कुछ वैसे है, जैसे प्रवासी भारतीय जो विदेश से भारत आ रहे हैं, उनको कहा जाता है प्रवासी। जो यहाँ के हैं, बाहर रह रहे हैं, बीच बीच में आते हैं, उनको कहा जाता है प्रवासी। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 2015 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लौट के भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 9 जनवरी कब से मनाया जा रहा है? 2003 से मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनवाया था 2003 में। ये थोड़ा सा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में था। और ये किसके कहने पर मनाया जा रहा है? किस समिति के? लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी समिति के सिफारिश पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ से नागरिकता से संबंधित वो भी है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो यही नोट कर दिए, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो यही नीचे कर दे रहे हैं। 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब से? 2003 से। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है,
किसके कहने पर? एल एम सिंघवी समिति के कहने पर, की सिफारिश पर। क्यों? तो 9 जनवरी 2015 को 1915 को 9 जनवरी, देखिए 1915 को गांधी जी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ये हमारा दूसरा भाग था, नागरिकता। और नागरिकता से जितने चीजें हो सकती थी, इससे बाहर ना तो प्रश्न आएगा, ना इससे ज्यादा समझ हो सकती है आपकी। जितनी ज्यादा से ज्यादा इसमें बारीकियां थी हमने आपको बता दिया, एक एक अनुच्छेद को तोड़ दिया। सिंपली अगर आपको रटाना हो तो फिर से सुन लीजिए, 5-6 अनुच्छेद रटा के जा रहे हैं। पहला, संविधान के लागू होने के समय भारतीय की नागरिकता। 5वां मतलब अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है तो उसको कैसी नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद नंबर 7 कह रहा है कि भारत से कोई पाकिस्तान जा रहा है तब उसको कैसी नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 कह रहा है कि विदेशी भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी। 9वां कह रहा है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। 10वां कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के या विदेशियों के अधिकार कौन कौन से होंगे। और 11वां कह रहा है कि भारतीय नागरिकता को कम या बढ़ा कौन सकता है, वो संसद कम या बढ़ा सकती है। अंगुली पर रखना हो तो ऐसे है।